गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अगेन एक 10th के चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी का अपन एक वीडियो बना रहे हैं। तो उसके अंदर अपन क्या है, सबसे पहले जो टॉपिक ले रहे हैं वो है इलेक्ट्रिक करंट एंड सर्किट। तो सबसे पहले अपन का जो क्वेश्चन आ रहा है वो इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, यानी इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है। तो उसको अपन को क्या है डिफाइन करने के लिए आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, उसकी डेफिनेशन आपको आनी चाहिए। तो सबसे पहले अपन इलेक्ट्रिक करंट को डिफाइन करने से पहले अपन बात करते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज की। किसकी बात करेंगे बेटा? इलेक्ट्रिक चार्ज की। तो इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है वो देखो, इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है, यानी अपन इसको डिफाइन कैसे करेंगे? इट इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। क्या बोलेंगे? इट इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ मैटर विच टेल्स अस अबाउट इट्स नेचर। वो उसकी नेचर को डिनोट करता है, दैट इज़ भी पॉजिटिव और दैट इज़ नेगेटिव। वो पॉजिटिव है या फिर नेगेटिव है, इसको अपन कौन डिफाइन करता है? इलेक्ट्रिक चार्ज, डिनोटेड बाई स्मॉल क्यू और कैपिटल क्यू। कोई दिक्कत नहीं। यहाँ से अपन क्या है, इसकी यूनिट क्या लिखेंगे? ऐसा यूनिट क्या होती है बेटा इसकी? कूलाम। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? सी से। कूलाम साइंटिस्ट के नाम पे इसकी यूनिट रखी गई है। ऐसा यूनिट किसके नाम पे है? कूलाम साइंटिस्ट के नाम पे। ठीक है, तो आपको इस बात को ध्यान में रखना है, ऐसा यूनिट आपको याद रखनी है, कूलाम। और ये क्या होता है? स्केलर। इट इज़ ए स्केलर क्वांटिटी। इस बात को भी आपको क्या है ध्यान में रखना है। तो इट इज़ ए स्केलर क्वांटिटी। और क्या बताएगा आपको कि चार्ज क्या है, कोई भी सब्सटेंस है वो पॉजिटिव है या नेचर है, उसकी नेचर को ये क्या है इंडिकेट करेगा। कितने टाइप का होता है उसके बारे में देखो अपन, 2 टाइप का होगा। कितने टाइप का होगा? 2 टाइप्स। तो 2 टाइप्स के अंदर एक तो आ जाएगा इसका पॉजिटिव चार्ज और दूसरा क्या आ जाएगा भी? नेगेटिव चार्ज। पॉजिटिव और नेगेटिव। तो आपको ये भी ध्यान में रखना है कि पॉजिटिव और नेगेटिव क्या करते हैं, एक दूसरे को क्या करते हैं? अट्रैक्ट। और सेम चार्ज जैसे पॉजिटिव और नेगेटिव एक दूसरे को क्या करते हैं? रिपेल। करेक्ट है। तो इसको आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। और इसकी जो वैल्यू होती है वो क्या होती है? देखो, इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है वो कितना होता है, वो याद रखना है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। ये आपकी क्या होती है? छोटे से छोटा मान है चार्ज का 1.6 10⁻⁻19 कूलाम। इसको आपको क्या है विशेष ध्यान में रखना है। अब टोटल चार्ज कैसे इंडिकेट करेंगे उसको भी देखना है। तो टोटल चार्ज को इंडिकेट करने के लिए Q इक्वल टू जो फॉर्मूला होता है वो होता है NE, जिसको अपन क्या बोलते हैं भाई? क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्या बोलेंगे? क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। तो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज के अंदर देखो यहाँ पे क्या आ गया? Q इक्वल टू NE। तो अपन ने यहाँ पे N क्या लिखेंगे? N इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और E क्या है? चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, और ये आपका Q क्या है? टोटल चार्ज है। तो इन दोनों चीज़ों को ध्यान में रखना है। और चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन E की जो वैल्यू मैंने बताई आपको 1.6 10⁻⁻19 कूलाम। ठीक है, तो ये इट इज़ ए लिस्ट काउंट ऑफ चार्ज, यानी चार्ज का छोटे से छोटा मान है। ऑल चार्ज इज फाइंड इज द मल्टीपल ऑफ दिस वैल्यू। सारा चार्ज इसके मल्टीपल फॉर्म में मिलेगा, क्योंकि n की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है बेटा? 1 2 3 4 इस तरह से डैश करते हुए। तो ये तो अपना आ गया क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। अब इस फॉर्मूले के ऊपर आपसे एक क्वेश्चन बनता है, वो क्या है कि आपसे पूछ सकता है कि हाउ मैनी इलेक्ट्रॉन इन 1 कूलाम चार्ज। तो आपको एक क्वेश्चन मैं दिया भाई, हाउ मैनी इलेक्ट्रॉन इन 1 कूलाम चार्ज। तो आपको Q की वैल्यू कितनी दे रखी है? 1 कूलाम। N की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो अपन यहाँ पे सीधे जो फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, Q इक्वल टू क्या होता है? NE। तो N की इक्वल टू क्या लिखेंगे? Q/E। तो Q की वैल्यू 1 है और 1.6 इंटू 10⁻⁻19। करेक्ट है। इसको अपन ऊपर ले जाएंगे तो N की वैल्यू कितनी आ जाएगी भाई? 10 की पावर पॉजिटिव और 1.6 है ना। तो सोल्व करेंगे अपन डिवाइड करके। तो देखो इसको ऊपर पॉइंट लगा देंगे, पॉइंट हटा देंगे तो 100 इंटू 10⁻18 डिवाइडेड बाई 16। तो 16 से अपन इसको डिवाइड करेंगे तो N की वैल्यू आ जाएगी बेटा 6.25 इंटू 10⁻18। तो ये एक संख्या होती है, ये एक नंबर है जो एक कूलाम चार्ज के अंदर इलेक्ट्रॉन्स की जो नंबर है वो कितना होता है बेटा? 6.25 इंटू 10⁻18। ये क्या होता है? एक कूलाम चार्ज के अंदर इलेक्ट्रॉन्स की संख्या है। अब देखो न्यूमेरिकल के अंदर आपसे क्या है, थोड़ी सी वैल्यू याद रखनी है। जैसे आपको बोल दें कि 1 मिली कूलाम, इसकी वैल्यू कितनी होती है भाई? -3 कूलाम।
है ना। तो इनको थोड़ा सा मैं अलग से बता रहा हूँ, 1 मिली कूलाम। दूसरा आपको क्या आता है 1 माइक्रो कूलाम, तो 10 की पावर -6 कूलाम। 1 नैनो कूलाम, तो 10 की पावर -9 कूलाम। 1 पिको, 10 की पावर -12 कूलाम। इसी तरह से 1 फर्मी FC, तो अपन 10 की पावर -15 कूलाम। तो ये कुछ वैल्यू हैं जिनको आपको क्या है याद रखना है। क्यों? क्योंकि न्यूमेरिकल के अंदर अपन करेंगे तो ये इस तरह के सिंबल आपको मिलेंगे, मिली और माइक्रो, इन दोनों का विशेष ध्यान में रखना भाई 10th वाले बच्चों के लिए। मिली और माइक्रो के अंदर आपको क्या है बेसिक चीज़ें, आपको माइक्रो होता है 10 की पावर -6 और मिली 10 की पावर -3, इन दोनों को आपको क्या है ध्यान में रखना है। अब अपन बात करते हैं किसकी, अपन किसकी बात करेंगे इलेक्ट्रिक करंट की, ठीक है। अपन इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है उसके आगे देखो अपन क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक करंट को डिफाइन कैसे करेंगे। यानी चार्ज को अपन ने सीख लिया तो अपन उसका फ्लो कर रहे हैं, यानी इसको अपन डिफाइन इस तरह करेंगे कि इट इज़ द फ्लो ऑफ चार्ज। यानी इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, इट इज़ द फ्लो ऑफ चार्ज, यानी अपन इसको द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज भी बोल सकते हैं। इसको कैसे डिनोट करेंगे भाई, आई से डिनोट करेंगे। फॉर्मूला क्या आएगा Q/T। यदि चार्ज छोटा है तो उस टाइम पे आप क्या है dQ/dt भी लिख सकते हो स्मॉल टाइम के लिए, करेक्ट है। तो ये इस फॉर्मूले के ऊपर ही फोकस करना है आपको, Q/T। तो यहाँ से अपन ये इसकी यूनिट की बात करें तो यूनिट क्या हो जाएगी बेटा आपकी कूलाम पर सेकेंड, करेक्ट है। ऐसा यूनिट क्या होती है एम्पियर, कैपिटल A से डिनोट करेंगे, ठीक है। करंट वेक्टर होती है स्केलर होती है, तो आपको याद रखना है स्केलर क्या होती है भाई स्केलर। ये क्यों होती है, क्योंकि ये वेक्टर लॉस को फॉलो नहीं करती है, जो आप बड़ी क्लास में पढ़ोगे। फिलहाल अभी आपको ये ध्यान में रखना है कि इट डज नॉट फॉलो वेक्टर रूल्स, वेक्टर रूल्स इसको वो फॉलो नहीं करती है करंट। तो आपको ये ध्यान में रखना किसको फॉलो करती है बेटा, ये किरचॉफ्स लॉ को फॉलो करती है, जो 12th क्लास में अपन डिस्क्राइब पूरा डिटेल से पढ़ेंगे। तो ये एक बेसिक जानकारी थी अपनी किसके बारे में, इलेक्ट्रिक करंट के बारे में। अब देखो थोड़ा सा सर्किट के बारे में अपन को नॉलेज होना चाहिए। सर्किट क्या होता है, यानी सर्किट के अंदर अपन क्या है, जैसे कोई भी एक छोटा सा सर्किट अपन ड्रॉ कर रहे हैं, तो सर्किट के अंदर ये छोटा सा अपन ने क्या लगा दिया भाई, बल्ब लगा दिया, इसके अंदर एमीटर लगा दिया ये अपन ने। इसी तरह से अपन बात करें कि इसके साथ मैंने बैटरी कनेक्ट कर दी, बैटरी के साथ मैंने स्विच लगा दिया, स्विच के साथ मैंने रियोस्टेट लगा दिया भाई, ठीक है। तो रियोस्टेट लगाकर इसको अपन ने क्या कर दिया, कनेक्ट कर दिया। तो ये RH, ये एमीटर, ये स्विच K और ये बैटरी V और ये आपका बल्ब है, करेक्ट है। तो ये क्या कर रहा है, करंट यहाँ पे अपन को शो इस तरह से करनी है, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ। बट इलेक्ट्रॉन का जो फ्लो होता है वो किधर होता है, नेगेटिव टू पॉजिटिव। तो इस तरह के एक कंप्लीट जो क्लोज आपको दिखाई दे रहा है, ये क्या बन गया अपना इलेक्ट्रिक सर्किट बन गया। इलेक्ट्रिक सर्किट को अपन इस तरह से डिफाइन करेंगे, बैटरी, स्विच और रियोस्टेट, इन सभी को अपन कनेक्ट करते हुए आपको क्या करना है, बल्ब लगाते हुए सर्किट को कंप्लीट करना है। अब देखो एक इसके ऊपर छोटा सा न्यूमेरिकल देखते हैं, यानी आपकी वैल्यू दे रखी है, करंट की वैल्यू दे रखी है 0.5 और ये t इक्वल्स टू आपको 10 मिनट के लिए आपको क्या है फ्लो हो रहा है। तो ये इसके अंदर आपको ये बताना है कि कितने चार्ज का फ्लो हो गया, यानी चार्ज की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। तो अपन यहाँ से अभी फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, I इक्वल्स टू क्या होता है भाई Q/T। तो Q इक्वल्स टू क्या आ जाएगा I × T। तो अपन I की वैल्यू क्या लिखेंगे 0.5 और T को देखो 10 मिनट है तो इसको अपन सेकेंड में कन्वर्ट करेंगे तो बेटा कितना आ जाएगा 600। ये कितना आ जाएगा भाई सेकंड। तो 600 से अपन क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे, तो मल्टीप्लाई करने के बाद में आपके पास वैल्यू कितनी आ रही है 300 कूलाम। तो यहाँ पे ये एक छोटा सा क्या है आपके सामने वैल्यू आ जाएगी, क्योंकि कितनी आ जाएगी भाई 300 कूलाम। तो एक छोटे से फॉर्मूले के ऊपर भी आपका एक न्यूमेरिकल आ सकता है, तो इसको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। इसके बाद में अपना आता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस ये क्या होते हैं, तो पोटेंशियल को अपन डिफाइन कैसे करेंगे, पोटेंशियल को अपन डिफाइन करने से लिए अपन को क्या करना है भाई, ध्यान से सुनेंगे, इंपॉर्टेंट टॉपिक है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस। तो पहले इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की बात करते हैं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल तो अपन को इसको डिफाइन कैसे करेंगे, व्हेन वी ब्रिंग ए यूनिट चार्ज फ्रॉम इनफाइनाइट टू ए गिवन पॉइंट।
देन वर्क डन अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड पोटेंशियल। करेक्ट है। तो दोबारा आपको ध्यान से सुनना है कि यानी एक यूनिट चार्ज है जिसको अपन को इनफाइनाइट से किसी पॉइंट तक लाना है, तो उस टाइम पे अपने को जो वर्क डन करना पड़ेगा फील्ड के अगेंस्ट में, उसी को अपन क्या बोलते हैं भाई, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इट इज़ डिनोटेड बाई वी। वी इक्वल्स टू फॉर्मूला आएगा W/Q। इंपॉर्टेंट फार्मूला भी, ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसके ऊपर एक क्वेश्चन आपको मिलेगा। तो V इक्वल्स टू फॉर्मूला क्या लिखेंगे, W/Q। तो यहाँ से इसकी यूनिट की बात करें तो यूनिट क्या आ जाएगी आपके सामने, जूल पर कुलाम। जूल पर कुलाम। ऐसा यूनिट क्या आएगी वो भी आपको याद रखनी है। ऐसा यूनिट क्या होती है भाई, वोल्ट। ऐसा यूनिट क्या होती है इसकी, वोल्ट। ये भी आपको क्या है ध्यान में रखना है। तो ये आपका क्या आ गया, पोटेंशियल डिफरेंस, या W इक्वल्स टू अपन यहाँ पे QV। ये भी फॉर्मूला बहुत जगह काम में लेते हैं, तो इसको आपको 12th में भी पढ़ोगे और यहाँ पे भी डिटेल से पढ़ोगे। तो दोनों ही फॉर्मूले क्या हैं, इंपॉर्टेंस रखते हैं अपनी जगह पे। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का V इक्वल्स टू W/Q या W इक्वल्स टू QV, तो दोनों को ही आपको क्या है ध्यान में रखना है। अब इसी तरह से अपन क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस की बात करेंगे। तो पोटेंशियल डिफरेंस के अंदर क्या आ जाएगा, देखो पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। तो डिफरेंस के अंदर अपन को यहाँ पे डेफिनेशन वही रहेगी, क्या लिखेंगे, यानी व्हेन वी ब्रिंग ए यूनिट चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनोदर पॉइंट। वहाँ पे तो क्या था बेटा, इनफाइनाइट से लेकर किसी पॉइंट तक आ रहे थे। यहाँ पे क्या बोलना है, व्हेन वी ब्रिंग ए यूनिट चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनोदर पॉइंट, देन वर्क डन अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड पोटेंशियल डिफरेंस। उसको भी अपन किससे डिनोट करेंगे भाई, डेल्टा V से। डेल्टा V इक्वल्स टू क्या आ जाएगा आपके पास, W/Q। फॉर्मूला सेम रहेगा, यूनिट भी आपकी सेम ही रहेगी। यूनिट क्या रहेगी, जूल पर कूलम, और ऐसा यूनिट क्या रहेगी आपकी, वोल्ट। ठीक है। तो दोनों की चीज़ों के अंदर आपको ये चीज़ आपको विशेष ध्यान में रखनी है कि इसके अंदर क्या देखना है कि वैल्यू क्या आएगी, इस तरह से अपन उसको डिफाइन करेंगे। अब कई बार एक क्वेश्चन आ जाता है कि 1 वोल्ट को डिफाइन करो। तो 1 वोल्ट देखो यहाँ से अपन देख रहे हैं 1 वोल्ट को अपन डिफाइन कैसे कर सकते हैं। 1 वोल्ट इक्वल्स टू अपन ले सकते हैं 1 जूल अपॉन 1 कूलम। यानी अपन एक यूनिट चार्ज को इनफाइनाइट से लाने में, किसी पॉइंट तक लाने में अपने को कितना वर्क करना पड़ रहा है भाई, 1 जूल। तो उस टाइम पे जो अगेंस्ट में वर्क डन होगा वो किसके इक्वल होगा, 1 वोल्ट के। तो 1 वोल्ट इक्वल्स टू अपन क्या लिख सकते हैं, 1 जूल अपॉन 1 कूलम। यानी वर्क डन की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 1 जूल, और आपका कूलम की वैल्यू कितनी होनी चाहिए भाई, Q की वैल्यू 1 कूलम होनी चाहिए। राइट। तो अपन इस तरह से अपन एक ईजी सा क्या है क्वेश्चन कर सकते हैं। 1 वोल्ट को अपन इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं। अब देखो इसके ऊपर है आपका जो सेकंड न्यूमेरिकल है, उसके अंदर आपको चार्ज की वैल्यू दे रखी है और बैटरी की वैल्यू दे रखी है। तो देखो चार्ज की वैल्यू क्या दे रखी है, Q की वैल्यू दे रखी है 2 कूलम और V की वैल्यू दे रखी है 12 वोल्ट। तो आपसे क्या पूछ रहा है, W की वैल्यू आपसे फाइंड आउट करनी है। तो W इक्वल्स टू अपन यहाँ पे देख रहे हैं, अभी मैंने फॉर्मूला बताया था, W इक्वल्स टू क्या होता है, Q इंटू V। तो W इक्वल्स टू Q इंटू V यहाँ पे अप्लाई करेंगे तो अपने पास वैल्यू कितनी आ जाएगी भाई, W इक्वल्स टू QV। तो अपन यहाँ पे दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, तो दैट इज 24 वोल्ट, सॉरी 24 जूल, क्योंकि वर्क की यूनिट क्या होती है, जूल होती है। तो इसको आपको क्या है ध्यान में रखना है ना। तो इसको आपको ध्यान में रखते हुए ये वोल्ट और पोटेंशियल डिफरेंस और पोटेंशियल दोनों के अंदर आपको इजीली देखना है। एक छोटा सा टॉपिक और है, देखो अपना क्या है, सर्किट डायग्राम। तो सर्किट डायग्राम के अंदर जो सिंबल्स यूज होते हैं उनको आपको विशेष ध्यान में रखना है। वो सिंबल्स किस तरह से यूज होते हैं अपन थोड़ी सी रिकॉल कर देते हैं। आपकी बुक में एक टेबल बनी हुई है, उस टेबल के अपन सिंबल्स ले रहे हैं। जैसे पहला सिंबल आता है अपना बैटरी का, तो बैटरी को अपन किस तरह से डिफाइन करेंगे, पॉजिटिव और नेगेटिव। ये आपका पॉजिटिव होता है बेटा, ये नेगेटिव। तो पॉजिटिव नेगेटिव टर्मिनल को इस तरह से आपको क्या है, बैटरी को डिफाइन करना है। दूसरा आता है कॉम्बिनेशन ऑफ बैटरी। तो कॉम्बिनेशन ऑफ बैटरी के अंदर बहुत सारी अपन बैटरी एक साथ कनेक्ट कर सकते हैं। तो ये क्या है, कॉम्बिनेशन ऑफ बैटरी। तो ये पॉजिटिव साइड हो जाएगी और ये क्या हो जाएगी, आपकी नेगेटिव साइड हो जाएगी। इसी तरह मैं आपको बोलूँ कि रियोस्टेट या रेजिस्टेंस, पहले रेजिस्टेंस समझ लो। तो रेजिस्टेंस का जो सिंबल होता है वो इस तरह से आपको क्या है
फाइंड आउट करना है। तो इसको अपन बैटरी को वी से लिखेंगे, ये वी से, और ये इसको अपन किससे लिखेंगे भाई, आर से। तो रेजिस्टेंस को अपन इस तरह से डिनोट करेंगे सर्किट के अंदर, करेक्ट है। इसके बाद में अपन बात करें एमीटर की, तो एमीटर को अपन इस तरह से एक कैपिटल ए इसके बीच में लगानी है और यहाँ पे पॉजिटिव और नेगेटिव शो कर सकते हो। ये क्या बन गया आपका एमीटर। इसी तरह से अपन वोल्ट मीटर को इंडिकेट करें तो वी, ये सेम इसी तरह से वी प्लस माइनस लगाकर अपन क्या है शो कर सकते हैं। ये क्या बन गया अपना वोल्ट मीटर। इसके अलावा अपन को क्या है कनेक्ट करना है किसी वायर को, तो कनेक्ट करने के लिए सबसे पहले इस तरह से अपन क्या है कनेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे पॉइंट लगा सकते हो, अदरवाइज सीधा कनेक्ट कर सकते हो कोई भी दो वायर को। यदि विदाउट टचिंग करना है, अपन को पास करते हुए दिखाना है, तो उस टाइम पे यहाँ पे आपको क्या है थोड़ा सा कर्व शेप देनी पड़ेगी। इसका मतलब क्या है, एक दूसरे को ये क्या है टच नहीं कर रहे, दोनों वायर एक दूसरे के जस्ट ऊपर हैं एक दूसरे के, लेकिन डायग्राम में अपन शो कर रहे हैं तो उस टाइम पे अपन को इस तरह से उसमें थोड़ा सा कर्व शेप करना पड़ेगा। इसके अलावा अपन बात करें बल्ब की, तो बल्ब का सिंबल इस तरह से अपन ने पढ़ रखा है, ये बल्ब बन गया अपना। इसी तरह से अपन बात करें रियोस्टेट की, तो रियोस्टेट के अंदर अपन ने यहाँ पे क्या देखा है कि इस तरह से ये रेजिस्टेंस बनाकर इसके अंदर एरो भी लगाया जा सकता है, और दूसरा इसका सिंबल होता है अपन इस तरह से ये लगाकर, और इसके ऊपर क्या लगाया जा सकता है इस तरह से एरो लगाकर ये दिखा सकते हैं। तो ये रियोस्टेट बन गया। अपन इस सिंबल में कैसे लिखते हैं RH लिखते हैं। इसको बल्ब हो गया, और ये कनेक्शन दोनों का आपका एक तो टचिंग और एक विदाउट टचिंग। तो ये कुछ अपने क्या थे सिंबल्स थे जिनको अपन ने अच्छे से सीख लिया। एक स्विच का और रह जाता है, तो देखो स्विच को अपन क्या करेंगे, ये तो अपना क्या है ओपन स्विच। यहाँ पे अपन जब तक डॉट नहीं आपको दिखे तो इसका मतलब है सर्किट आपका क्या है ओपन, करंट का फ्लो नहीं हो रहा। क्लोज स्विच के लिए अपन को क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे अपन को क्या लगाना पड़ेगा भाई डॉट लगाना पड़ेगा। तो अपन को क्या करना पड़ेगा डॉट लगाकर अपन क्या करेंगे इसको क्लोज स्विच को अपन इंडिकेट कर सकते हैं। हाँ भाई, ओम्स लॉ इज ए वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। ओम्स लॉ के ऊपर बड़ा एक क्वेश्चन आपको पक्का मिलेगा बोर्ड के एग्जाम के अंदर। तो ओम्स लॉ क्या कहता है, यानी ओम्स लॉ ने क्या बताया कि कोई भी कंडक्टर है जब उसके दोनों सिरों के ऊपर अपन पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करते हैं तो उसकी जो वैल्यू होती है वो क्या रहती है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहती है करंट की। तो अपन क्या बोलेंगे इसको डिफाइन करने के लिए, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ व्हेन द फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टर, दैट इज फिजिकल प्रॉपर्टी कौन सी, टेम्परेचर, लेंथ, क्रॉस सेक्शन एरिया, ये सभी क्या होनी चाहिए कांस्टेंट होनी चाहिए, है ना। तो फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टर रिमेन्स कांस्टेंट, देन द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द एंड ऑफ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट विच पासिंग थ्रू द कंडक्टर। यानी उसने क्या बताया कि पोटेंशियल डिफरेंस है वो क्या है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके भाई करंट के। तो अपन शॉर्ट में अपन क्या लिखेंगे V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है I के। तो V इक्वल्स टू क्या लिखोगे IR। तो R क्या होता है भाई ये कांस्टेंट होता है जिसकी वैल्यू याद रखनी है आपको क्या होती है V/I। V क्या होता है आपका वोल्ट पर एम्पियर। तो ये R क्या है रेजिस्टेंस, R इज ए कांस्टेंट, क्या है कांस्टेंट विच इज कॉल्ड रेजिस्टेंस। R क्या भी रेजिस्टेंस। तो अपन यहाँ पे इसको डिफाइन किस तरह से करेंगे, यूनिट क्या आ जाएगी इसकी, यूनिट आ जाएगी आपकी क्या आएगी भाई वोल्ट पर एम्पियर, ठीक है। ऐसा यूनिट क्या होती है ओम, डिनोटेड बाय दिस सिंबल, यानी ओम के ऊपर ही इसकी क्या है यूनिट रखी हुई है ओम। तो आपको ओम का ये सिंबल आपको याद रखना है कि इस तरह से 5 ओम 2 ओम कुछ कोई भी वैल्यू है तो उसके आगे ये सिंबल मिलेगा, तो आपको समझ जाना है कि ये क्या है रेजिस्टेंस है। अब देखो इसको अपन डिफाइन करते हैं एक सर्किट डायग्राम से, समझते हैं कि ये अपन ने क्या ले लिया भाई एक रेजिस्टेंस ले लिया। रेजिस्टेंस के पैरेलल में आपको मैंने बताया था कि वोल्ट मीटर हमेशा किस में जुड़ता है भाई पैरेलल में। इसके साथ में अपन ने क्या कनेक्ट कर दी एक बैटरी, बैटरी के साथ में स्विच लगा दिया, स्विच के साथ में अपन ने रियोस्टेट लगा दिया, रियोस्टेट को अपन ने कनेक्ट कर दिया इस तरह से, और यहाँ पे अपन ने क्या लगा दिया भाई एक एमीटर लगा दिया, कैपिटल A लगा दिया, ठीक है। तो अपन यहाँ पे क्या देख रहे हैं ये प्लस हो गया, ये माइनस हो गया, ये स्विच K हो गया, ये रियोस्टेट RH हो गया, ये एमीटर हो गया, और ये वोल्ट मीटर, और ये आपका क्या हो गया रेजिस्टेंस। अब यहाँ पे अपन ने क्या देखेंगे V और I के बीच में जो रीडिंग देगा वो रीडिंग कौन देगा, वोल्ट मीटर तो पोटेंशियल डिफरेंस बता देगा और एमीटर इसमें करंट का फ्लो होगा। तो इन दोनों से अपन रीडिंग लेकर, आपको प्रैक्टिकल भी कराया जाएगा इसके,
तो आपको ये ध्यान में रखना कि ये प्रैक्टिकल टॉपिक भी है और थ्योरेटिकल टॉपिक भी है। तो V और I से अपन क्या है वोल्टेज यहाँ पे V की और I की दोनों की रीडिंग लेकर अपन ऑब्जर्वेशन करेंगे तो अपन क्या देखेंगे V I के क्या है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो ग्राफ अपन इनके बीच में खींचेंगे, किसके बीच में भाई V और I के बीच में। तो V और I के बीच में अपन ग्राफ प्लॉट कर रहे हैं तो उस टाइम पे क्या आएगा ये स्ट्रेट लाइन। तो V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके I के। तो यहाँ पे आपको ध्यान में रखना है, ये कोई एंगल थीटा ले लें तो थीटा आपको दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे देखो दो पार्ट लेकर अपन थोड़ा सा ग्राफ की ऑब्जर्वेशन करें तो ग्राफ इस तरह से अपने स्ट्रेट लाइन आ रहा है। तो यहाँ पे अपन क्या कर रहे हैं, इसकी जो स्लोप है वो स्लोप कैसे निकालेंगे। देखो स्लोप हमेशा टेन थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पे अपन क्या देख रहे हैं, कोई भी दो पॉइंट लेकर अपन ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एक छोटा सा ट्रायंगल बन रहा है, ये भी एंगल थीटा होगा तो ये अपॉन ये, तो टेन थीटा जो आता है वो स्लोप को शो करता है बेटा, किसको स्लोप को। तो स्लोप इक्वल्स टू टेन थीटा। तो टेन थीटा ये अपन क्या मान सकते हैं डेल्टा V और ये इसको अपन क्या मान सकते हैं डेल्टा I। तो डेल्टा V अपॉन डेल्टा I है ना। तो डेल्टा V अपॉन डेल्टा I ये आपके सामने वैल्यू बन गई डेल्टा V अपॉन डेल्टा I। तो अपन यहाँ पे देखो V अपॉन I वहाँ पे फॉर्मूले से अपन किसको रिप्रेजेंट कर रहा है रेजिस्टेंस को। तो रेजिस्टेंस R जो आया है तो अपन यहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है द स्लोप ऑफ द ग्राफ ऑफ पोटेंशियल एंड करंट शो द रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर। जो भी रेजिस्टेंस है उसको जो स्लोप आएगी वो किसको शो कर रही है भाई, आपको ये ध्यान में रखना है स्लोप है वो R को शो करेगी, रेजिस्टेंस को शो करेगी, ठीक है ना। तो इसको आपको क्या है विशेष ध्यान में रखना है। तो ये आपका क्या है 1 ओम, यानी अपन क्या कर रहे हैं ओम के नियम के अंदर स्लोप की वैल्यू निकाल दी। स्लोप को अपन निकालने के लिए आपको एक छोटा सा ये और ध्यान में रखना है R, यहाँ पे 1 ओम को कैसे डिफाइन करना है। तो 1 ओम को डिफाइन करने के लिए अपन क्या करेंगे V की वैल्यू कितनी ले लेंगे 1 और I की वैल्यू भी कितने ले लेंगे 1 एम्पियर, ठीक है। तो अपन यहाँ पे क्या देख रहे हैं V की वैल्यू भी 1 आ रही है, एम्पियर की अंदर एमीटर के अंदर वैल्यू कितनी आ रही है करंट की 1 एम्पियर। तो इन दोनों का रेशियो अपन देखेंगे तो वो किसके इक्वल होगा 1 ओम के इक्वल। तो अपन यहाँ पे क्या बोल सकते हैं व्हेन द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कंडक्टर इज इक्वल्स टू 1 वोल्ट एंड करंट विल बी 1 एम्पियर देन इट्स रेजिस्टेंस विल इक्वल्स टू 1 ओम। तो इस तरह से अपन क्या है 1 ओम को क्या है डिफाइन कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं इसके अंदर। तो इसको अपन डिफाइन करने के लिए ये एक छोटा सा फॉर्मूला आपको देखना है। हाँ भाई, अब देखो फैक्टर्स ऑन विच द रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर डिपेंड, यानी कौन कौन से फैक्टर हैं जिसके ऊपर रेजिस्टेंस आपका क्या है डिपेंड कर रहा है। तो उस टाइम पे अपन क्या देखेंगे कि रेजिस्टेंस किस चीज़ पे डिपेंड करता है। तो आपको इम्पोर्टेंट टॉपिक है तो उसमें अपन क्या देखेंगे R डिपेंड, कोई भी अपन जैसे कंडक्टर बना रहे हैं, ये एक अपना कंडक्टर मान के चलो और इसके अंदर अपन क्या देख रहे हैं ये इसकी लेंथ है और ये इसका क्या है क्रॉस सेक्शन एरिया। तो ये आपकी लेंथ दिख रही है भाई और यहाँ पे ये आपका क्या है क्रॉस सेक्शन एरिया, दोनों साइड में आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो अपन यहाँ पे R किस किस पे डिपेंड करेगा उसके ऊपर ध्यान से देखना है। तो R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ कंडक्टर, फर्स्ट पॉइंट। द सेकंड पॉइंट इज R इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ कंडक्टर। नाउ द कंबाइंड फॉर्म इज R इक्वल्स टू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल L अपॉन A। तो यहाँ से अपन इसको हटाएंगे तो बड़ा क्या लगाएंगे रो L अपॉन A, है ना। तो रो इज ए कांस्टेंट, रो क्या है एक कांस्टेंट वैल्यू है। तो अपन उसको अपन डिफाइन कैसे करेंगे, देखो रो इक्वल्स टू रो क्या बोलेंगे कांस्टेंट विच इज कॉल्ड रेजिस्टिविटी। रो को अपन क्या बोलते हैं भाई, दूसरा नाम क्या है रेजिस्टिविटी ऑफ कंडक्टर। तो रेजिस्टिविटी ऑफ कंडक्टर, रेजिस्टिविटी को डिफाइन इसी फॉर्मूले से अपन करने जा रहे हैं। तो रो इक्वल्स टू देखो क्या लिखेंगे R A अपॉन L। तो R की यूनिट यहाँ से अपन डिफाइन करें तो अपन यहाँ पे क्या देख रहे हैं भाई R को अपन क्या लिखेंगे ओम, यूनिट अपन क्या लिखेंगे ओम मीटर स्क्वायर अपॉन मीटर। तो मीटर से 1 मीटर कैंसिल, तो इसकी यूनिट क्या आ गई भाई आपको याद रखनी है ओम इंटू मीटर, ओम इंटू मीटर।
ये आपकी क्या है, रेजिस्टिविटी की यूनिट होती है। अब देखो इस बात को ध्यान में रखना है, इट इज़ ए कांस्टेंट, यानी सभी मेटल्स का, सभी एलॉयज़ का इसकी वैल्यू क्या होती है, सभी की आपको अलग अलग होती है। जैसे एलॉयज़ होती हैं तो उनकी जो वैल्यू होती है वो इसके लिए बहुत कम होती है, उसकी वैल्यू आपको याद रखनी है 10⁻⁻⁶ से 10⁻⁸ के बीच में होती है। ओम इंटू मीटर के बीच में इसकी वैल्यू आपको डिफाइन करनी है, करेक्ट है। तो आपको इसी तरह से अपन यूनिट लगाएं ओम इंटू मीटर। तो इसी तरह से अपन दूसरे की बात करें, जैसे इंसुलेटर वगैरह होते हैं, जो इंसुलेटर क्या होते हैं, जो करंट का फ्लो नहीं करते। इसका रीज़न क्या है कि उनकी रेजिस्टिविटी क्या होती है, बहुत ज़्यादा होती है। तो वो कितनी होती है, उसकी जो रेंज होती है वो कितनी होती है, 10⁻12 टू 10⁻17 ओम इंटू मीटर। ये आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। 10⁻⁻8 से 6 के बीच में तो रहती है किसकी, एलॉयज़ की। तो इसकी रेजिस्टिविटी देखो माइनस में है, तो माइनस के अंदर आपको ये ध्यान में रखना है कि क्या कि इनकी रेजिस्टिविटी कम होने से इट इज़ ए गुड कंडक्टर है। इसको अपन क्या है, इलेक्ट्रिसिटी में जैसे करंट का फ्लो करने के लिए अपन इनका यूज़ कर सकते हैं। जबकि इनकी रेजिस्टिविटी 10⁻12 टू 17 आपको दिखाई दे रही है, तो अपन यहाँ पे इनको कहाँ पे यूज़ करना है, इंसुलेटर के रूप में, जो करंट का फ्लो बिल्कुल नहीं कर पाएंगे। इसके अलावा अपन देख रहे हैं कि अपन जैसे सबसे अच्छा जो कंडक्टर होता है वो क्या होता है, Ag। तो Ag अपना महंगा, सिल्वर महंगा होने की वजह से अपन उसको यूज़ नहीं कर पाते। इसके अलावा फिर अपना बात करते हैं किसकी भी, कॉपर की, एल्युमिनियम की, ये क्या होते हैं, अच्छे कंडक्टर होते हैं। इसके अलावा अपन बात करें कि कौन सा जिसकी रेजिस्टिविटी ज़्यादा होती है, जैसे अपने बल्ब के अंदर जो फिलामेंट लगा रहता है वो टंगस्टन का बना होता है, और टंगस्टन की जो रेजिस्टिविटी वो ज़्यादा होती है, उसी वजह से वो क्या कर रहा है, ग्लो करता है। ठीक है, तो आपको ये थोड़े से ध्यान में रखना है। एक टेबल दी हुई है आपकी बुक के अंदर, उस टेबल से देखते हुए आपको ये बातें ध्यान में रखनी है। तो लेंथ और क्रॉस सेक्शन एरिया पे टेम्परेचर के ऊपर भी रेजिस्टेंस डिपेंड करता है। वो क्या है, थोड़ी सी डीपली बात है, तो उसके लिए आप क्या है पढ़ना चाहो तो RT की जो वैल्यू आती है वो कितनी आती है भाई, R0 1 + अल्फा ΔT। ये थोड़ी सी 12th के लेवल की बात है। तो रेजिस्टेंस के ऊपर, यानी रेजिस्टेंस है वो टेम्परेचर पर कैसे डिपेंड करता है, वो इस फॉर्मूले से देते हैं। T टेम्परेचर पर रेजिस्टेंस, ये R0 इनिशियल वैल्यू उसकी 1, और ये अल्फा होता है टेम्परेचर कोफिशिएंट, है ना। ΔT कितना आपने टेम्परेचर उसमें चेंज किया है, यानी ΔT किसको शो करेगा, चेंज इन टेम्परेचर। तो ये R क्या है, टेम्परेचर पर डिपेंड कर रहा है, उसको अपन क्या बोल सकते हैं, इस फॉर्मूले से दे सकते हैं। हाँ भैया, ये 4 क्वेश्चन आपके बुक के अंदर दिए हुए थे। 12.3 के अंदर देखो V की वैल्यू आपको वोल्टेज दे रखी है 220, R की वैल्यू आपको दे रखी है 1200, आपको यहाँ पे देख रहे हो 1200 ओम आपको दे रखा है। तो I क्यों कैलकुलेट कर रहा है, तो अपन यूजिंग ओम्स लॉ। तो फर्स्ट क्वेश्चन को अपन सोल्व करेंगे, तो क्वेश्चन 12.3 को सोल्व करने जा रहे हैं। तो उस टाइम पे अपन यूज़ करेंगे किसका भी, ओम्स लॉ का। तो V = IR होता है, तो I = क्या आ जाएगा, V/R। तो V की वैल्यू कितनी है भाई, 220 अपॉन डिवाइडेड बाई 12, है ना। तो 0 से 0 कैंसिल कर देंगे, तो यहाँ से अपन क्या लिख सकते हैं, इसको कैंसिल करें तो 11/60। तो 11/60 ये एम्पियर आपको क्या है, यहाँ पे वैल्यू आपको दिखाई दे रही है। ठीक है, तो वैसे बहुत छोटी वैल्यू आएगी। इसके अलावा सेम क्वेश्चन ये है 12.4 का। तो 12.4 के अंदर अपन क्या देख रहे हैं कि V की वैल्यू गिवन है, वापस ओम्स लॉ का यूज़ करेंगे, V = IR। R की वैल्यू कैलकुलेट करा रहा है, तो R = V/I। तो V की वैल्यू बेटा क्या लिखेंगे, 60/4। तो अपन यहाँ से इसको कैंसिल करेंगे तो 15 ओम आपके सामने वैल्यू आ जाएगी। इसी तरह से थर्ड, ये अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है 12.5 आपको R की वैल्यू गिवन है, उसका डायमीटर गिवन है, लेंथ गिवन है, रेजिस्टिविटी फॉलो कर रहा है। तो अपन यहाँ पे 12.5 को सोल्व कर रहे हैं, तो R की वैल्यू क्या लिखेंगे, ρL/A। यहाँ से अपन रो को कैलकुलेट कर रहे हैं, तो रो = कितना आ जाएगा आपके, यहाँ पे देखो RA/L, करेक्ट है। तो R की वैल्यू अपने को गिवन है, देखो 26, तो अपन क्या लिखेंगे 26 इंटू क्रॉस सेक्शन एरिया। देखो ये इसका डायमीटर दे रखा है, तो डायमीटर रेडियस का क्या होता है, रेडियस का डबल होता है। तो उस टाइम पे अपन क्या करेंगे, यहाँ पे πr² का फॉर्मूला लगेंगे, तो πr², तो पाई इंटू यहाँ पे इसका आधा कर देंगे बेटा, तो 3/2 इंटू 10⁻⁻⁴, और वापस 3/2 इंटू 10⁻⁻⁴।
4, ये इसका स्क्वायर यानी पाई आर स्क्वायर वाले फॉर्मूले से लिख दिया। और एल की वैल्यू आपको 1 मीटर है तो 1 नीचे लिखने की कोई ज़रूरत नहीं, तो इसको अपन क्या कर लेंगे, इजीली कैलकुलेट कर लेंगे। तो पाई की वैल्यू अपन 3.14 लिख सकते हैं बेटा, 26 इंटू 3.14 इंटू 339 हो गया अपना, अपॉन में 4 लिख सकते हो, इंटू 10 की पावर -8 हो गई, है ना। तो ये वैल्यू कैलकुलेट करके अपन क्या है वैल्यू लिख सकते हैं, वो वैल्यू आती है 1.84 10 की पावर -6 ओम इंटू मीटर। ये छोटा सा फॉर्मूला आप कैलकुलेट करके देख लेना। लास्ट वाला आपका क्या है 12.6 है, वो अच्छा क्वेश्चन है, तो 12.6 को अपन यहाँ पे करने जा रहे हैं। वो वैल्यू आप क्या देख रहे हो, LAR। अपन पहली कंडीशन में कंडक्टर की जो लेंथ दे रखी है, फर्स्ट कंडीशन में लेंथ L के बराबर है, क्रॉस सेक्शन एरिया A के बराबर है, तो उसका रेजिस्टेंस आ रहा है वो कितना है भाई 4 ओम। सेकेंड कंडीशन में अपनी वो क्या कह रहा है कि उसकी लेंथ है वो उसने क्या कर दी भाई हाफ कर दी, तो L2 को जो अपन क्या ले सकते हैं L/2, A2 जो सेकंड कंडीशन में उसने वैल्यू कर रखी वो क्या कर दी डबल कर दी, और अपने R की वैल्यू वो क्या है कैलकुलेट करवा रहा है। तो अपन यहाँ पे फॉर्मूला अपने पढ़ रखा है, R इक्वल्स टू क्या लिखेंगे ρL/A। यहाँ पे वैल्यू पुटअप कर दो, रो की वैल्यू आपको मैंने बताया था वो वैल्यू हमेशा रहेगी कांस्टेंट, तो रो का आपका वैसा का वैसा ही रहेगा। L की जगह अपन क्या रखेंगे L/2, तो R इक्वल्स टू ρL/2 इंटू 2A। ठीक है, अपन यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे तो R को अपन क्या लिख सकते हैं भाई ρL/A, है ना, और ये 2 इंटू 2 यानी 4 हो गया। तो अपन यहाँ पे क्या देख रहे हैं, ये R2 अपन कैलकुलेट कर रहे हैं भाई सभी जगह, ρL/A। ये देखो अभी अपन ने फर्स्ट वाले में लिखा था, इसका जो R लिखेंगे वो क्या लिखेंगे ρL/A, करेक्ट है, जो किसके बराबर है 4 ओम के इक्वल है। तो ये जो वैल्यू आप देख रहे हो ये किसके इक्वल हो जाएगी 4 के इक्वल हो जाएगी। तो अपन यहाँ पे R2 की जो वैल्यू निकालेंगे वो क्या लिख सकते हैं भाई 4/4 दैट इज 1 ओम। ये आपके क्या थे 4-5 क्वेश्चन आपको इजीली देखने को मिल रहे थे, इनको अपन ने सोल्व आउट कर लिया है, करेक्ट है बेटा। अगला टॉपिक देखो अपना रेजिस्टेंस ऑफ ए सिस्टम ऑफ रजिस्टर। अब देखो अपना रेजिस्टेंस के अंदर सिस्टम दो तरीके से करेंगे अपन, कौन कौन सा, एक तो अपन करेंगे सीरीज कॉम्बिनेशन। अब देखो सीरीज कॉम्बिनेशन के अंदर क्या करेंगे अपन, सारे के सारे रजिस्टर एक ही लाइन में अपन क्या है कनेक्ट करेंगे, तो उस कॉम्बिनेशन को अपन सीरीज कॉम्बिनेशन बोलेंगे। फॉर एग्जांपल देखो जिस तरह से अपन क्या है, ये पहला रजिस्टर ले लिया, ये सेकंड ले लिया और ये थर्ड ले लिया, ठीक है। ये लेने के बाद में अपन क्या कर रहे हैं, इसको अपन ने किससे कनेक्ट कर दिया भाई बैटरी से, ये किससे जोड़ दिया स्विच से, स्विच से जोड़ने के बाद में अपन क्या कर रहे हैं रजिस्टर लगा, ये अपना रियोस्टेट लगा दिया, ठीक है। यहाँ पे अपन ने इसको कनेक्ट कर दिया भाई RH, ये स्विच हो गया, ये अपन ने ऑन कर दिया, ये वोल्ट बैटरी लगी हुई है, ये करंट I फ्लो हो रही है पॉजिटिव टू नेगेटिव। यहाँ पे रजिस्टर कितना है R1, ये R2 और ये R3। अब देखो इस चीज़ के अंदर आपको ध्यान में रखना है, जैसे अपन यहाँ पे पॉइंट की बात करें, जैसे पॉइंट A, ये पॉइंट B ले रहे हैं, ये पॉइंट C और ये पॉइंट D, इनके बीच में जो वैल्यू आ रही है आप देख पा रहे हो वो क्या है V1, इनके बीच में पोटेंशियल कितना है भाई V1, और उसकी वैल्यू क्या लिखे हुए I इंटू R1, A से लेके B तक। इसी तरह से B से लेके C तक कितना लिखेंगे अपन V2, और उसकी वैल्यू क्या लिखोगे I R2। इसी तरह से यहाँ पे V3 और उसकी वैल्यू क्या लिखेंगे I R3, करेक्ट है। तो ये पोटेंशियल। अब देखो इस कॉम्बिनेशन में आपको एक ही चीज़ ध्यान में रखनी है, वो है आपकी करंट तो क्या रहेगी सेम, और पोटेंशियल क्या रहेगा हर रेजिस्टेंस के ऊपर क्या रहेगा अलग अलग। तो इन दोनों बातों को विशेष ध्यान में रखना है कि सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या रहता है अभी, करंट तो क्या रहता है सेम। तो देखो सभी के अंदर मैंने I करंट को क्या लिया है सेम, और पोटेंशियल यानी V की वैल्यू क्या रहती है डिफरेंट, ठीक है। तो ये आपको विशेष ध्यान में रखना है। अब देखो टोटल A और D के बीच में टोटल पोटेंशियल लिखेंगे, तो अपन क्या लिखेंगे टोटल पोटेंशियल डिफरेंस।
तो देखो टोटल पोटेंशियल डिफरेंस अपन सभी को अपन क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे अभी। तो दोनों की वैल्यू अपन क्या देख पा रहे हैं, IR1 IR2 प्लस IR3, ठीक है। तो यहाँ से अपन क्या करेंगे, V की वैल्यू यहाँ पे अपन क्या लिखेंगे, IR1, देखो टोटल पोटेंशियल V यहाँ पे देख रहे हैं सर्किट के अंदर, तो उसके अंदर क्या लिखेंगे, IR इक्विवेलेंट, है ना। तो यहाँ पे I आप कॉमन ले लें तो अपने पास वैल्यू क्या रहेगी भाई, R1 प्लस R2 प्लस R3, राइट। तो I से I क्या कर दें अपन ने, कैंसिल। तो R इक्विवेलेंट कितना रह जाएगा आपके पास, R1 प्लस R2 प्लस R3। यह आपका क्या आ गया अभी, फाइनल रेजिस्टेंस आ गया, किस कॉम्बिनेशन का, सीरीज कॉम्बिनेशन का। अब देखो यहाँ पे अपन कंडीशन लगा रहे हैं, इफ़ n रजिस्टर या n रेजिस्टेंस कनेक्ट इन सीरीज कॉम्बिनेशन, तो उस टाइम पे अपने क्या लिखेंगे कि R इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा, R1 प्लस R2 प्लस R3 डैश 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 Rn, सभी को अपन क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। और सभी की वैल्यू क्या है, सेम है। सेकंड कंडीशन क्या ले रहे हैं, इफ़ R1 इक्वल्स टू R2 इक्वल्स टू R3 डैश 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 Rn, इन सभी की वैल्यू क्या है, R के इक्वल है। तो अपन R इक्विवेलेंट कितना ले लेंगे, R प्लस R, यानी सभी को अपन क्या है, जोड़ दिया। तो जोड़ने के बाद में देखो अपन देख रहे हैं n टाइम्स में ये क्या आ रहा है, तो अपन ये इसको क्या लिख सकते हैं, NR, यानी टोटल रेजिस्टेंस अपना कितना हो जाएगा भाई, NR के इक्वल हो जाएगा। तो ये एक छोटा सा फिनोमेना था आपका सीरीज कॉम्बिनेशन का। तो बस इसके अंदर क्या ध्यान में रखना है कि करंट तो क्या रहेगा सेम, और पोटेंशियल डिफरेंस क्या रहेगा आपका अलग अलग। हाँ बेटा, अब देखो अपना दूसरा जो कॉम्बिनेशन है वो क्या है, पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या करेंगे अपन, पैरेलल कॉम्बिनेशन, देखो इसके अंदर क्या करेंगे अपन, अलग अलग रेजिस्टर लेंगे। अपन ने क्या कर दिया भाई, सभी को अपन ने अलग अलग कनेक्ट कर दिया, ठीक है। जैसे ये R1 हो गया, ये आपका क्या हो गया, R2 हो गया, और ये क्या हो गया भाई, R3 हो गया। इन सभी को अपन ने क्या कर दिया, अलग अलग पाथ में कनेक्ट कर दिया, देख रहे हो। तो ये पॉइंट A मान लें और ये पॉइंट अपना B मान लें। अब इनको अपन को कनेक्ट करने के बाद में अपन क्या कर रहे हैं, इसको अपन किससे जोड़ रहे हैं, बैटरी से। फिर ये क्या हो गया, स्विच, और ये क्या हो गया, रियोस्टेट। हुआ कि नहीं हुआ। तो यहाँ से अपन क्या करेंगे, इसको कनेक्ट कर देंगे, कनेक्ट कर दिया। ये आपका RH हो गया, ये आपका स्विच हो गया, ये बैटरी हो गई आपकी, ठीक है। अब यहाँ पे अपन क्या करें, इस सर्किट के अंदर देख पा रहे हैं, तो ये अपना रेजिस्टेंस कितना हो गया, R1, ये हो गया R2, और ये हो गया R3। अब देखो यदि आप सर्किट के अंदर वोल्ट मीटर और एमीटर भी कनेक्ट करना चाहो तो वोल्ट मीटर हमेशा याद रखना है बेटा, वोल्ट मीटर हमेशा किस में लगता है, पैरेलल में, हमेशा ध्यान में रखोगे। और एमीटर हमेशा क्या लगता है, सीरीज में। तो यहाँ पे एमीटर भी आप शो कर सकते हो, नहीं कर रहे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो आपको छोटी क्लास है तो उसके अंदर शो करना ज़रूरी है। तो वोल्ट मीटर को अपन ने पैरेलल में कनेक्ट करेंगे, एमीटर को अपन सीरीज में कनेक्ट करेंगे। अब देखो यहाँ से स्विच ऑन करते ही इसमें करंट कितनी जाएगी, I करंट जा रही है। अब यही I करंट यहाँ पे 3 पार्ट में कन्वर्ट हो रही है। देखो यहाँ पे सपोज करो I1 जा रही है, इसमें I2 जा रही है, और इसमें कितनी जा रही है, I3, ठीक है। तो यहाँ पे अपन तीनों के ऊपर पोटेंशियल डिफरेंस अपना क्या है, अलग अलग निकालेंगे। तो अपन यहाँ पे V की वैल्यू देखो फर्स्ट सर्किट के ऊपर निकाल रहे हैं, तो फर्स्ट के ऊपर कितना आ जाएगा भाई, पोटेंशियल V तो सेम रहेगा, तो उसको अपन क्या लिखेंगे, I1 R1, करेक्ट है। तो इसमें करंट की वैल्यू अपन निकालेंगे, तो I1 इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, V अपॉन R1। ये तो फर्स्ट वाले की बात होगी। सेकंड की बात करें तो क्या लिखेंगे, V इक्वल्स टू I2 R2। तो I2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, V अपॉन R2। इसी तरह थर्ड की बात करें तो V इक्वल्स टू I3 R3। तो अपन I3 की वैल्यू लिखेंगे तो V अपॉन R3, राइट। तो इस तरह से अपने V1 जो I1 I2 I3 अलग अलग अपन ने तीनों करंट की वैल्यू यहाँ से निकाल ली। अब क्या लिखेंगे, टोटल करंट। तो टोटल करंट I इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, I1 प्लस I2 प्लस I3, तीनों को ऐड कर देंगे। तो I की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास, V अपॉन R1।
V/R2 V/R3, तीनों को अपन ने क्या कर दिया भाई, इक्वल कर दिया। ये I1 I2 I3 ऊपर वाली इक्वेशन नीचे पुटअप कर दी। अब देखो ये इधर I1 है तो V/IR अपन ने पढ़ रखा है, उसी फॉर्मूले का यूज करेंगे। तो अपन I को क्या लिखेंगे, V/R इक्विलेंट। तो ये टोटल इक्विलेंट वैल्यू है एक तरह से, है ना। तो ये I की वैल्यू आ गई V/R इक्विलेंट, I की भी। और इसके सामने देखो V यहाँ से डिनोमिनेटर में कॉमन लिया जा सकता है, तो कॉमन ले लेंगे तो 1/R1 R2 1/R3, करेक्ट है। यहाँ से V से V क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो आपके पास 1/R इक्विलेंट क्या बच जाएगा, 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। तो ये आपका क्या आ चुका है भाई, फाइनल रिजल्ट आ चुका है। तो इसको आपको क्या है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में आपको याद करना है। 1/R इक्विलेंट R1 R2 R3 आ जाएंगे। इसके अब अलावा फिर अपन यहाँ पे दो कंडीशन करने जा रहे हैं। क्या लिखेंगे, इफ n रेजिस्टेंस कनेक्ट इन पैरेलल कॉम्बिनेशन, तो उस टाइम पे अपन R इक्विलेंट क्या लिखेंगे, देखो 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 डैश 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 1/Rn, ठीक है। तो यहाँ से ये Rn तक चलता रहेगा, 5 अंक 10 अंक 50 अंक सारे के सारे अपन यहाँ पे ऐड कर देंगे। इसी तरह सेकंड वाले की बात करें तो सभी की वैल्यू यदि इक्वल है, सभी की वैल्यू क्या है, इक्वल, अपन R वैल्यू ले लें। तो देखो अपन रेजिस्टेंस के फॉर्मूले में पुटअप करें तो R इक्विलेंट इक्वल्स टू 1/R प्लस 1/R प्लस 1/R। तो इस तरह से 1/R, देखो नोमिनेटर में आप देख रहे हैं सभी का क्या है, LCM R है, तो अपन LCM R ले लें तो 1 + 1 + 1 सभी को अपन क्या मान सकते हैं, ऐड करके n लिख सकते हैं। तो उल्टा करके लिखेंगे तो R इक्विलेंट कितना हो जाएगा भाई, R/n। तो जितने ज़्यादा रेजिस्टर जुड़े होंगे उतना ही फाइनल जो रेजिस्टेंस है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो ये अपनी दो कंडीशन थी पैरेलल कॉम्बिनेशन के अंदर, ओके। हाँ बेटा, एक देखो आपका एग्जाम्पल है 12.7, उसके अंदर क्या बोल रखा है कि एक तो आपका क्या है R1 और R2, यानी एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है जिसकी वैल्यू कितनी है 4 ओम, और एक बल्ब लगा हुआ है जिसका रेजिस्टेंस कितना है 20 ओम, करेक्ट है। ये बैटरी 6 वोल्ट की बैटरी से क्या है, कनेक्ट है। ये स्विच के अपना कनेक्ट करते ही करंट का फ्लो होने लग गया। एमीटर करंट को मेजर करने के लिए लगा हुआ है, और मैंने बताया था कि एमीटर हमेशा सीरीज कॉम्बिनेशन में कनेक्ट होता है। तो अब आपको क्या फाइंड आउट करना है, इसके अंदर सबसे पहले तो अपन देख पा रहे हैं कि वो सीरीज कॉम्बिनेशन में लगे हुए हैं। तो टोटल रेजिस्टेंस यानी R इक्विलेंट अपन फाइंड आउट कर लें। तो सीरीज के लिए फॉर्मूला अपन ने सीखा था R1 R2, तो दोनों को क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। तो यानी 20 + 4, तो आपके पास वैल्यू कितनी आ गई 24 ओम। ये तो आपके पास क्या आ चुका अभी, टोटल रेजिस्टेंस। अब देखो यहाँ से अपन वो V की वैल्यू गिवन है तो 6 वोल्ट है, तो V की वैल्यू कितनी है 6 वोल्ट। तो R आपके पास आ गया, तो करंट की वैल्यू निकाली जा सकती है V/R इक्विलेंट, है ना। तो R इक्विलेंट V/R, तो 6/R इक्विलेंट कितना है 24। तो अपन इससे डिवाइड करेंगे तो कितना जाएगा भाई 1/4 या 0.25 एम्पियर, क्या लिखेंगे एम्पियर, ठीक है। ये आपकी क्या आ चुकी है करंट। अब ये पूछ रहा है कि V1 और V2, तो V1 V2 भी अपने को फाइंड आउट करने हैं। तो V1 V2 अपन फाइंड आउट करें तो यहाँ पे अपन क्या देख रहे हैं कि बल्ब के ऊपर पोटेंशियल और रेजिस्टेंस के ऊपर पोटेंशियल। तो अपन यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि बल्ब के ऊपर कितना है V1 V1 की बात करें तो अपन क्या लिखेंगे I × R1। करंट तो क्या रहेगा सेम, करंट की वैल्यू ये गिवन है आपके पास, क्या लिखेंगे 0.25, और इसको किससे मल्टीप्लाई करना है R1। तो R1 कितना है भाई 20। तो आप यहाँ पे क्या देख पाओगे 5 ओम इसकी क्या है वैल्यू आ जाएगी। इसी तरह से सेकंड वाला क्या आ जाएगा V2, तो V2 को I × R2 लिखेंगे। तो I की वैल्यू क्या है 0.25 और R2 की वैल्यू कितनी है भाई 4। तो 4 × 0.25 तो 1 ओम यहाँ पे टोटल वैल्यू आ जाएगी। तो टोटल देखो आपको आंसर चेक करने का तरीका सिखाएं तो V1 और V2 दोनों को कनेक्ट करेंगे तो 6 वोल्ट की बैटरी यहाँ पे बन रही है। तो अपन यहाँ पे क्या लिखेंगे V = V1 + V2, तो अपन 5 + 1 करें तो 6 वोल्ट, है ना। तो ये आपको क्या है जो आंसर निकाला वो क्या है आपका एक्यूरेट आंसर है। तो इस तरह से अपन R1 और R2 को क्या है निकाल सकते हैं।
देखो ये अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि आपके पास 3 रजिस्टर दे रखे हैं R1, R2, R3 और वो किस में भी पैरेलल में कनेक्ट हैं। तो पैरेलल के लिए सबसे पहले अपन को कॉम्बिनेशन के लिए क्या फॉर्मूला पढ़ा था, 1/R इक्विवेलेंट। वो क्या लिखा था, 1/R1, 1/R2, 1/R3। ठीक है, तो यहाँ से अपन क्या लिखेंगे, 1/5 प्लस 1/10 प्लस 1/30। तो यहाँ से देखो इसका एलसीएम ले लेंगे तो एलसीएम 30 आ रहा है, आपको दिख रहा है। तो यहाँ पे वैल्यू कितनी आ जाएगी, 6 + 3 + 1। तो अपन यहाँ पे क्या देख रहे हैं, 6 और ये वैल्यू कितनी होगी भाई, 10/30। तो 0 से 0 कैंसिल कर दें और ये किसकी वैल्यू है भाई, R इक्विवेलेंट की। तो R इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा, आपके पास देख रहे हो 3 ओम। तो आप यहाँ पे कितनी वैल्यू लिखेंगे, R इक्विवेलेंट की जो वैल्यू निकालनी है वो कितनी हो जाएगी, 3 ओम। अब ये पूछ रहा है कि आपको I1, I2, I3 ये वैल्यू और फाइंड आउट करनी है। V की वैल्यू आपको गिवन है 12 वोल्ट। ठीक है, तो उसके लिए अपन क्या है फॉर्मूला निकालेंगे। देखो पैरेलल के अंदर अपन ने कहा था कि पोटेंशियल सेम रहता है, तो अपन क्या लिखेंगे, I1 R1। करेक्ट है, तो I1 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो V की वैल्यू है बेटा 12। तो I1 इंटू R1 की कितनी है, 5। तो I1 इक्वल टू कितना आ जाएगा, 12/5। डिवाइड करके चेक करो तो 1/ कितना आ जाएगा भाई, 2.4 एम्पियर। इसी तरह से I2 को अपन निकालेंगे तो I2 को क्या लिख सकता हूँ मैं, V/R2। तो V को अपन 12 और R2 की वैल्यू कितनी है बेटा, 10। तो 10 को अपन डिवाइड करेंगे तो 1.2 एम्पियर आ जाएगा। इसी तरह से I3 की जो वैल्यू है वो उसको निकालेंगे V/R3। तो V की वैल्यू 12 और इसकी वैल्यू कितनी है, 30। तो अपन इसको डिवाइड करके देखेंगे तो ये वैल्यू क्या है, बहुत ही कम आपके सामने आएगी। तो वो जो भी वैल्यू आ रही है उसको अपन क्या है इजीली निकाल लेंगे, राइट। तो उस वैल्यू को अपन निकालेंगे तो देखो लगभग अपने पास कितना आएगा, इसको इससे काट दें तो वैल्यू कितनी आ रही भाई, 4 और ये 0.4 एम्पियर आपको दिख रही है सभी को। अब देखो ये तो अपने पास I1, I2, I3 आ गई। अब ये क्या कर रहा है, टोटल करंट भी अपने को बताना है। तो टोटल करंट फाइंड आउट करने के लिए देखो I इक्वल टू क्या लिखेंगे, I1 प्लस I2 प्लस I3। तीनों को आप ऐड भी कर सकते हो, ऐड करके देखेंगे तो वैल्यू कितनी आ रही है, 2.4 प्लस 1.2 प्लस 0.4। तो इन सभी को ऐड करो भाई, 4, 4, 8 और 2 0 हो गया, 2, 3 और ये कितना आपको दिख रहा है, 4 एम्पियर आपको करंट दिख रही है। और वैसे भी अपन देखो यहाँ से चेक कर रहे हैं तो V इक्वल टू IR, 12 में अपन 3 से डिवाइड करेंगे तो I की वैल्यू आप साफ साफ देख रहे हो, क्या लिख सकते हो, V/R। तो 12 डिवाइडेड बाई 3, देखो R इक्विवेलेंट कितना है, 3। तो यहाँ से चेक करेंगे तो 4 एम्पियर। तो ये आपका क्या है आंसर चेक करने का तरीका है कि दोनों ही के अंदर अपन क्या देख रहे हैं, करंट क्या आएगा आपका 4 और इसमें भी कितना आएगा 4। अगला क्वेश्चन देखो बेटा, आपका एक सर्किट दे रखा है 12.9 का जो क्वेश्चन है, उसके अंदर देखो आप देख पा रहे हो R1, R2 ये दोनों क्या हैं, एक पैरेलल कॉम्बिनेशन में जुड़े हुए हैं, जबकि 3 रेजिस्टेंस आपको दिख रहे हैं वो अलग दूसरे पैरेलल कॉम्बिनेशन में जुड़े हैं। और ये पूरा सर्किट आपस में क्या है, सीरीज कॉम्बिनेशन में जुड़ा हुआ है। तो सबसे पहले अपन ऊपर वाले जो R1, R2 जो दिख रहे हैं उन दोनों का पैरेलल कॉम्बिनेशन है, तो उसका टोटल रेजिस्टेंस अपन फाइंड आउट करते हैं। तो R1 अपन बोलेंगे R डैश बोल सकते हैं इसको, R इक्विवेलेंट जो निकाल रहे हैं फर्स्ट वाले का, ऊपर वाले का, तो अपन क्या लिखेंगे बेटा, 1/10 प्लस 1/40। तो अपन यहाँ पे इन दोनों को अपन एलसीएम लेके सोल्व करें तो 40, तो ये कितना आ जाएगा 4 + 1 दैट इज 5/40। अपन इसको कैंसिल करें तो 1/8। तो R इक्विवेलेंट डैश की वैल्यू कितनी आ गई, 8 ओम। करेक्ट है। इसी तरह से अपन इन तीनों का पैरेलल कॉम्बिनेशन है तो उसको अपन R इक्विवेलेंट डबल डैश बोल रहा हूँ मैं नीचे वाले को, तो इसको अपन क्या लिखेंगे, 1/ जो वैल्यू आएगी वो कितनी आ जाएगी, जैसे ये 1/R इक्विवेलेंट होता है तो अपन क्या लिखेंगे इसके इक्वल 1/30 प्लस 1/20 प्लस 1/60। ठीक है, तो यहाँ से अपन देखेंगे तो इनका एलसीएम कितना आ रहा है भाई 60। तो 60 से अपन डिवाइड करें तो 2 + 3 + 1। तो अपन यहाँ पे क्या देख रहे हैं 3 कितना हो गया 6/60। तो अपन यहाँ से इसको कैंसिल करें तो अपने पास वैल्यू कितनी आ जाएगी 1/10। 1/10।
तो 1/10 आ जाएगी। तो आर इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा आपके पास, उल्टा करके लिखेंगे, डबल डैश लगाया था, ये कितना आ गया भाई 10 ओम। तो टोटल अब देखो ये सर्किट और ये सर्किट दोनों आपस में क्या है, एक ही लाइन में जुड़े हुए हैं। इन तीनों का टोटल वैल्यू निकाल ली, इनकी दोनों की निकाल ली। ये दोनों क्या है, एक ही पाथ में जुड़े हुए हैं, तो अपन इनको क्या है टोटल रेजिस्टेंस लिखेंगे। तो आर टोटल आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, आर इक्विवेलेंट डैश प्लस आर इक्विवेलेंट डबल डैश। तो अपन यहाँ पे 8 + 10, तो टोटल वैल्यू कितनी देख रहे हैं 18 ओम। तो ये टोटल रेजिस्टेंस आ गया। तो अपने पास ये इसकी जो वैल्यू आई है वो कितनी आ गई है आपके पास 18 ओम। इसके अलावा अपन आई की वैल्यू और फाइंड आउट करनी, तो आई देखो वहाँ से आ जाएगा, V इक्वल्स टू क्या पढ़ा है अपन ने IR, तो I इक्वल्स टू क्या लिखोगे V/R। तो V की वैल्यू क्या लिखोगे 12/18। तो अपन यहाँ से इसको कैंसिल आउट करेंगे तो अपने पास 2/3 वैल्यू आ जाएगी, 2/3 एम्पियर। तो अपन इसको डिवाइड भी करना चाहे तो 0.66 बोल सकते हैं अपन। ये इसकी क्या आ जाएगी एम्पियर, इसका क्या आ जाएगा आंसर, ये आपका आंसर आ गया। हाँ बेटा, अगला टॉपिक देखो अपना हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट अपन देखो, अभी सर्दी का टाइम चल रहा है, तो उस टाइम पे अपन क्या देख रहे हैं कि अपन इलेक्ट्रिसिटी जब हीटर में या अपने जो रोड वगैरह पानी गर्म करने के लिए यूज़ करते हैं, तो उस टाइम पे इलेक्ट्रिसिटी उस कोयल में फ़्लो करती है, तो उस कोयल का रेजिस्टेंस क्या होता है ज़्यादा। तो उस रेजिस्टेंस की वजह से उसमें क्या आएगी, एक रुकावट आती है फ्लो होने में, चार्ज के फ्लो होने में क्या आती है, एक रुकावट आती है। तो वहाँ पे अपने द्वारा जो चार्ज यहाँ से फ्लो हो रहा है, जो आपको करंट दिख रही है, तो रेजिस्टेंस में जाएगी। तो उस टाइम पे उसका कुछ भाग तो क्या है, जैसे अपन देख रहे हैं कि कुछ भाग तो उसका इलेक्ट्रिक फ्लो कर रहा है, तो उसमें वर्किंग में यूज़ हो जाता है। कुछ पार्ट क्या है हीट के रूप में जनरेट हो जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल जैसे फैन को अपन ले लेते हैं, फैन क्या कर रहा है, जैसे स्विच ऑन करेंगे फैन रोटेट करना शुरू कर देता है, तो कुछ एनर्जी तो उसको रोटेट कराने में यूज़ हो जाती है, जबकि कुछ एनर्जी क्या है हीट के रूप में प्रोड्यूस होती है ड्यू टू रेजिस्टेंस। तो यहाँ पे अपन इस रेजिस्टेंस हीटिंग इफेक्ट किसकी वजह से, इस रेजिस्टेंस की वजह से हो रहा है। तो रेजिस्टेंस के ऊपर जो हीट जनरेट हो रही है किसकी वजह से, चार्ज का फ्लो हो रहा है, ये उसे क्या है रोक रहा है, और वो क्या कर रहे हैं फ्लो कर रहे हैं, तो उनके बीच में एक क्या है हीट जनरेट हो जाती है। इसी फिनोमेना को अपन क्या बोलेंगे, हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। अब देखो इसको समझने के लिए अपन बात करते हैं एक सर्किट से। तो जैसे V बैटरी से कनेक्ट कर दिया है, K स्विच है अपना, और यहाँ पे R आपका क्या है रेजिस्टेंस, किसी टाइम T तक क्या है Q चार्ज फ्लो हो रहा है, तो वर्क डन कितना होगा Q × V। ये अपन ने क्या है पढ़ लिया था पोटेंशियल की डेफिनेशन के अंदर। तो W इक्वल्स टू क्या होता है Q/V। तो यहाँ पे अपन क्या देखेंगे, तो W की जो वैल्यू आई है उसको अपन क्या है पावर की टर्म में लिखें। तो पावर क्या होता है, पावर P इक्वल्स टू W/T। तो P इक्वल्स टू क्या लिखोगे आप, W की वैल्यू क्या लिखेंगे बेटा Q × V और अपॉन T। तो Q/T ये आपको दिख रहा है, ये क्या बन जाएगा I। तो ये इसका जो फॉर्मूला बन जाता है वो क्या आ जाता है भाई VI, है ना। तो आप यहाँ पे क्या लिख सकते हो अलग से, I इक्वल्स टू अपने पढ़ रखा है भाई Q/T, करेक्ट है। इसकी वजह से ये अपन ने लिख दिया। अब देखो पावर VI आ गई, पावर किसके बराबर थी W/T के, तो W/T इक्वल्स टू VI। तो W इक्वल्स टू कितना आ जाएगा भाई VI × T। जो अपना वर्क डन है वही क्या है हीट के रूप में जनरेट हो रहा है, तो अपन इसको H से भी शो कर सकते हैं। H इक्वल्स टू फॉर्मूला क्या लिख सकता हूँ मैं VI/T, ठीक है। अब देखो अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, तो V इक्वल्स टू अपन क्या लिखेंगे IR, V इक्वल्स टू क्या लिखोगे IR। तो V इक्वल्स टू IR यहाँ पे पुटअप करोगे तो H की जो वैल्यू आ रही है आपके सामने देखो VIT, जो अपन ने अभी लिखी थी VIT, है ना। तो V की जगह अपन IR पुट कर रहे हैं, तो अपने पास दूसरा फॉर्मूला क्या आ जाएगा भाई IR × IT, है ना। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ I²RT, राइट, है ना। तो एक और चीज़ देख रहे हैं अपन, I की जगह V/R पुट कर रहे हैं, तो इसी फॉर्मूले को अपन दोबारा रीअरेंज कर रहे हैं। V तो आपका ऐसा कैसा, इसको V, और I की जगह मैं लिख रहा हूँ V/R, और ये T आपका ऐसा कैसा, तो इसको नया फॉर्मूला आ गया V²/R × T। तो ये H के 3 फॉर्मूले आपके सामने आ चुके हैं, एक तो ये और एक दूसरा ये वाला,
ये तीसरा। तो इन तीनों को कंबाइंड रूप से अपन लिखें तो H इक्वस टू क्या लिखोगे, VIT इक्वस टू I²RT इक्वस टू V²/RT। तो ये आपका फाइनल क्या आ चुका है, हीट के रूप में अपन क्या है वैल्यू देख रहे हैं कि H से डिनोट करेंगे VIT इक्वस टू I²RT इक्वस टू V²/RT। ठीक है, तो ये इन तीनों चीज़ों को आपको क्या है इजीली ध्यान में रखना है। एक थोड़ा सा आपको इसकी यूनिट वगैरह पूछे तो यूनिट क्या है जूल के अंदर बता सकते हो। ठीक है भाई। अब देखो यहाँ पे अपन ये जो फॉर्मूला देख रहे हैं कौन सा भाई, I²RT वाला। तो H किस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, I²। एक इम्पोर्टेंट चीज़ है, यानी H डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, I² के। H डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके भाई, रेजिस्टेंस के। और H डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, टाइम के। तो इन तीनों चीज़ों के H क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, यानी करंट जितना ज़्यादा फ्लो होगा उसका स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगा हीट। R जितना ज़्यादा होगा हीट उतना ही ज़्यादा प्रोड्यूस होगा, और जितने टाइम तक अपन करंट सप्लाई करेंगे हीट उतना ही जनरेट होगा। तो इस फिनोमेना को, ये तीनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इसको अपन क्या बोलते हैं, जूल्स हीटिंग लॉ। क्या बोलेंगे, जूल्स हीटिंग लॉ। एक देखो आपके सामने 10 का एग्जाम्पल है 12.10 का। तो इसमें बड़ा पावर दे रखी है आपको 840 वोल्ट, वोल्टेज दे रखी 220 वोल्ट। आपसे करंट पूछ रहा है, तो करंट को फाइंड आउट करने के लिए आपने अभी जो फॉर्मूला पढ़ा था वो क्या पढ़ा था, P इक्वस टू VI। क्या पढ़ा था बेटा, VI। तो यहाँ से अपन I की इक्वस क्या लिखेंगे, अपन P/V लिख सकते हैं। तो P की वैल्यू आपको गिवन है 840/220, है ना। तो इसको इससे कैंसिल कर दें और ये इसको इससे कैंसिल कर दें, तो आपके पास वैल्यू क्या है, डिवाइड करने के बाद में आपके पास जो वैल्यू आएगी वो कितनी आ जाएगी भाई, 3.8। कितनी आ जाएगी भाई, 3.8 एम्पियर। दूसरा आपसे R भी फाइंड आउट करना है। तो R को फाइंड आउट करने के लिए आपको क्या है, V/I का यूज कर सकते हैं। तो V को अपन क्या लिखेंगे, 220 डिवाइडेड बाई 3.8, है ना। तो 220 को 3.8 से अपन डिवाइड करेंगे तो आपके पास जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, लगभग 57 के समथिंग आपके वैल्यू आएगी, 57.2। डिवाइड करके आप चेक कर लेना। तो ये फॉर्मूला आपको आना चाहिए, बाकी कोई बड़ी इश्यू नहीं है ना। तो सेम ये का ये प्रॉब्लम यहाँ पे लगानी है, वहाँ पे पावर वोल्टेज, पावर को चेंज कर दिया इसने। तो I की वैल्यू पूछ रहा है, तो I के लिए यही फॉर्मूला वापस आपको सेकंड टर्म में लगाना है, V/P/V। और रेजिस्टेंस वापस ओम्स लॉ का यूज़ करते हुए अपन इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। तो सेकेंड क्वेश्चन भी आपका क्या है, सेम ही है ना। तो ये कि यही फॉर्मूले लगेंगे, बस वैल्यू आपकी क्या कर रखी है, चेंज कर रखी है। देखो एक अगला क्वेश्चन दे रखा है आपको, H की वैल्यू दे रखी हुई 100 जूल, है ना। R की वैल्यू आपको 4 ओम, T की वैल्यू 1 सेकेंड दे रखी है, और V वोल्टेज आपको यहाँ पे फाइंड आउट करना है। तो अभी जो अपन ने फॉर्मूला सीखा था उसके अंदर क्या सीखा था, आपके H के मैंने 3 फॉर्मूले सिखाए थे। तो उसके अंदर आपको V वाला यहाँ पे काम में लेना पड़ेगा। तो V²/R इंटू T, एक फॉर्मूला अपन ने अभी ड्रॉ किया था ये 3 फॉर्मूलों में से। तो यहाँ पे अपन देखो V की वैल्यू निकालनी है, तो अपन क्या लिख सकते हैं, HR/T इक्वस टू V²। तो V इक्वस टू कितना आ जाएगा, अंडर रूट में अपन लिख सकते हैं HR/T। तो H की वैल्यू आप देख रहे हो कितनी आ रही है, अंडर रूट में 100 इंटू R की वैल्यू कितनी है, 4, ठीक है। अपॉन T 1 है तो कोई दिक्कत नहीं। तो ये कितना हो गया भाई, अंडर रूट 400, ठीक है। 400 की वैल्यू कितनी आती है, 20 वोल्ट। कितनी आएगी, 20 वोल्ट। ये आपके सामने वैल्यू आ गई, करेक्ट है। हाँ भाई, एक देखो नेक्स्ट टॉपिक है अपना प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो अपन देखो प्रैक्टिकल के अंदर इसकी एप्लीकेशन कहाँ कहाँ देख रहे हैं, अपने घरों के अंदर देखो डेली अपन क्या है यूज कर रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी को। इलेक्ट्रिसिटी से बहुत सारी चीज़ें अपन चल रही हैं, जैसे मोबाइल को चार्ज करते हैं। तो मोबाइल चार्ज कर रहे हैं तो उस टाइम पे लंबे समय तक चार्जर लगा रहता है। तो चार्जर के अपन हाथ लगाते हैं तो हाथ क्या है, थोड़ा गर्म महसूस होता है, क्योंकि चार्जर का भी क्या है, उसके अंदर जो कोयल होती है उस कोयल का भी रेजिस्टेंस होता है। तो उस रेजिस्टेंस की वजह से वो क्या है, हीट प्रोड्यूस कर रहा है। तो चार्ज का फ्लो हो रहा है
तो उस टाइम पे कुछ एनर्जी तो क्या है फ्लो करने में यूज़ हो रही है, कुछ हीट के रूप में जनरेट हो रही है। इसी तरह से अपन इलेक्ट्रिक जो रोड होती है पानी गर्म करने की, उससे अपन देख रहे हैं कि वो हीट जनरेट कर रही है। इसी तरह हीटर का यूज़ करते हैं अपन, तो बहुत सारी अपन घर में यूज़ कर रहे हैं डिवाइस, जिसकी वजह से अपन क्या है डेली क्या कर रहे हैं, हीट का जो हीटिंग इफेक्ट है वो प्रैक्टिकल के रूप में अपन उसको क्या है देख रहे हैं। अब देखो इसके अंदर एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है वो फ्यूज़। तो आपने देखा होगा कि फ्यूज़ को अपन देख रहे हैं कि फ्यूज़ अपने घरों में लगाया जाता है। आजकल एमसीबी बोर्ड लगे रहते हैं, कोई भी फॉल्ट आता है तो उस टाइम पे एमसीबी डाउन हो जाती है। आपके घरों में भी देखा है कि एमसीबी क्या है, कोई भी ज़्यादा कम कोई भी मान लो सप्लाई डिस्टर्ब हो जाती है पीछे से, तो उस टाइम पे वो क्या है डाउन हो जाती है। डाउन क्यों होती है? क्योंकि वो क्या है कि जो भी वोल्टेज चेंज हो रही है तो उस टाइम पे उसकी जो वैल्यू है वो फटाफट क्या हो जाती है, अब ज़्यादा होने से वो डाउन हो जाती है। और वो किसको प्रोटेक्ट कर रही है? जो घर में अपने बहुत सारी चीज़ें डिवाइस जैसे टीवी चल रहा है, फ्रिज चल रहा है, कूलर चल रहा है, XYZ बहुत सारी चीज़ें चल रही होती हैं, तो उनको प्रोटेक्ट करती है। वो क्या है उसे बचा देती है। एक इसको करने के लिए फ्यूज़ वायर लिया जाता है। क्या लिया जाता है? फ्यूज़ वायर। ठीक है, ये फ्यूज़ वायर क्या होता है? देखो अपने घरों के अंदर यूज में कैसे लिया जाता है, जैसे आपकी कोई भी डिवाइस है, जैसे उसकी पावर दी होती है, हमेशा पावर किस में दी होती है, जैसे 1000 की कोई भी वाट की कोई डिवाइस है और उसकी सप्लाई V इक्वल्स टू अपन क्या है 220, जो इंडिया के अंदर सप्लाई होती है 220, वो मैंने आपको बताया था। अब इसके अंदर कितना करंट फ्लो हो रहा है, तो I की वैल्यू अपन निकालने हैं। तो I की वैल्यू निकालने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। तो वो क्या होता है, P इक्वल्स टू VI। तो यहाँ से अपन क्या है I की वैल्यू निकाल सकते हैं। क्या लिखेंगे? P अपॉन V, P अपॉन V। तो अपन यहाँ से पावर की वैल्यू कितनी देख रहे हैं भाई, 1000 डिवाइडेड बाई 220 है ना। तो ये यहाँ पे अपन इसको डिवाइड करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा और ये वैल्यू क्या है, लगभग आप देख रहे हो कि 4 पॉइंट कुछ वैल्यू आएगी, 4.8 के समथिंग है ना, तो एम्पियर। तो यहाँ से अपन क्या देख रहे हैं कि 4 पॉइंट कुछ वैल्यू आ रही। तो यहाँ पे आपको क्या है, जो फ्यूज वायर लगाना है वो अपन क्या है 4 से बड़ा लगाएंगे। तो अपन लगभग 5 एम्पियर का वहाँ पे क्या है फ्यूज वायर लगा सकते हैं, तो इसके अंदर 5 एम्पियर की करंट फ्लो हो सके। तो इस तरह से फ्यूज वायर अलग अलग 1 ओम, 1 एम्पियर, 2 एम्पियर, 3 एम्पियर, 5 एम्पियर, 10 एम्पियर, इस तरह से बहुत सारे अपन क्या है इस फॉर्मूले का यूज़ करते हुए P इक्वल्स टू VI अपन फ्यूज़ को डिसाइड कर रहे हैं कि कौन से ऑपरेटर कौन सी डिवाइस के लिए कौन सा फ्यूज़ अपन को लगाना है। तो उसके लिए आपको क्या है एक छोटा सा फॉर्मूला आपको ये ध्यान में रखना है, P इक्वल्स टू VI। एक लास्ट टॉपिक बचा है भाई इलेक्ट्रिक पावर। तो इलेक्ट्रिक पावर को अपन किस तरह से डिफाइन करेंगे, इट इज़ द रेट ऑफ वर्क डन, यानी पावर को अपन कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, P इक्वल्स टू अपन क्या लिखते हैं W अपॉन T। तो W का जो फॉर्मूला अपन ने बताया था, मैंने क्या कहा था, W इक्वल्स टू क्या होता है QV अपॉन T। तो यहाँ पे Q अपॉन T क्या बन जाता है I। तो Q अपॉन T को अपन I लिख सकते हैं, तो P इक्वल्स टू क्या हो जाएगा VI। करेक्ट है। तो एक तो फॉर्मूला ये देखना है, दूसरा V इक्वल्स टू IR होता है, अपन ने पढ़ रखा है। तो IR यहाँ पे पुटअप करोगे तो P इक्वल्स टू आपके पास वैल्यू आ जाएगी भाई I इंटू I। तो यहाँ पे I स्क्वायर R ये वैल्यू भी लिख सकते हो। तीसरा फॉर्मूला अपन I की जगह V अपॉन R लिखेंगे तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी V स्क्वायर अपॉन R। तो तीनों को कंबाइंड रूप से पावर के तीनों फॉर्मूला आपको याद रखने हैं भाई अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ। ओम्स लॉ को अपन रिप्लेस करते रहेंगे, V को I के अंदर, IR के अंदर, R को V अपॉन R के अंदर। तो आपको यहाँ पे तीनों फॉर्मूले याद रखने हैं, P इक्वल्स टू VI, दूसरा क्या होता है I स्क्वायर R, तीसरा क्या होता है V स्क्वायर अपॉन R। तो ये आपके 3 फॉर्मूले आपको याद रखने हैं। इनको याद रखने के लिए कोई ज़्यादा यूज़ का मतलब नहीं है, आपको सिर्फ और सिर्फ ओम्स लॉ का यूज़ करना है। अब देखो यूनिट क्या हो जाएगी, यूनिट यहाँ से अपन देखेंगे W अपॉन T लिखा है, तो यूनिट की बात करें तो क्या हो जाएगा जूल पर सेकेंड। ऐसा यूनिट क्या होती है भाई पावर की, वो होती है वाट, याद रखोगे। एक कॉमर्शियल यूनिट के रूप में अपन किसको लेते हैं, जैसे अपन क्या बोलेंगे, एक जो अपन मोटर वगैरह जो बनी होती हैं वो किसकी बनी यूनिट की जो पावर ली जाती है वो किस में लेते हैं भाई HP में। इसकी फुल फॉर्म होती है हॉर्स पावर, जिसके अंदर 1 HP की जो वैल्यू होती है वो 746 वाट। ये आपको याद रखना है, अच्छा क्वेश्चन है। 1 HP की वैल्यू कितनी होती है भाई 746 वाट। इसके अलावा जो अपन यहाँ पे देखो W की जो वैल्यू लिख रहे हैं, तो W को अपन मैं क्या लिख रहा हूँ PT,
तो यहाँ पे P को जो यूनिट ले रहे हैं वो क्या है, वाट, और T को अपन क्या ले रहे हैं, टाइम, तो वाट इंटू सेकेंड। तो यहाँ पे W का जो फॉर्मूला आ गया वो जूल के रूप में अपन यहाँ पे देख पा रहे हैं। अब एक कॉमर्शियल के अंदर जो वैल्यू लेते हैं वो अपन क्या लेते हैं, किलो वाट होवर, है ना। तो यहाँ पे किलो वाट होवर, तो किलो वाट होवर को अपन डिफाइन कैसे करेंगे, तो देखो किलो के अंदर तो 1000 वाट हो गए और होवर के अंदर 3600 सेकेंड हो गई। तो अपन इसको डिफाइन कैसे करेंगे, तो 1 किलो वाट होवर की जो वैल्यू आएगी 3.6 इंटू 10 की पावर, अपन देखो कितने आएगी भाई 6। अब इन इसके आगे यूनिट लगाएंगे जूल, है ना। तो यहाँ पे अपन के ये वैल्यू ध्यान में रखनी, 1 किलो वाट होवर जो यूनिट आ रही है उसकी वैल्यू आपको याद रखनी 3.6 इंटू 10 की पावर 6 जूल, ये आपको याद रखनी, जिसकी वैल्यू किसके इक्वल होती है भाई 1 यूनिट, जो यानी अपनी मीटर के अंदर इलेक्ट्रिक मीटर जो बिजली का मीटर घर पे लगा रहता है तो उसकी 1 यूनिट किसके इक्वल होती है, 1 किलो वाट होवर के, है ना। तो आपका जो बिजली का बिल आता है वो कितनी यूनिट आपने कंज्यूम कर दी उसके ऊपर ये फॉर्मूला लागू होता है। बड़ा एक क्वेश्चन दे रखा है 12.12 का, उसमें वोल्टेज और करंट आपको गिवन है, पावर आपसे पूछ रहा है। तो पावर का फॉर्मूला अपन ने पढ़ा था अभी P = VI, तो अपन यहाँ पे क्या देख रहे हैं 220 और उसको मल्टीप्लाई किससे करेंगे 0.50 से, तो अपन यहाँ पे क्या देख रहे हैं, इसका आंसर कितना आ जाएगा 110 वाट, करेक्ट है। तो अपन एक छोटा सा क्वेश्चन था, एक जस्ट अगला क्वेश्चन है जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बोर्ड के अंदर एक पूछ लिया जाता है कि कितनी आपकी वैल्यू आएगी। तो आपको पावर दे रखी है, टाइम दे रखा है, यानी 1 और 8 घंटे वो क्या है ये दिन में चल रहा है, कोई रेफ्रिजरेटर है और वो 30 डे यानी चल रहा है, तो एक यूनिट की जो कॉस्ट है वो 3 रुपये पर किलोवाट के हिसाब से उसकी यूनिट है ना। तो अपन इसके लिए कितनी इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम हो रही है तो उसको अपन फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले अपन क्या लिखें, W अपन ने जो फॉर्मूला लिखा था W क्या लिखा था भाई PT या VIT, ठीक है। तो अपन यहाँ पे पावर को अपन क्या लिखेंगे 400, T टाइम कितना है 8 और कितने दिन चल रहा है वो 30 डे तक चल रहा है, करेक्ट है। तो 30 डे तक अपन इन सभी को मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो कितना हो रहा है 8 10 96 वाट होवर। अब देखो इसको अपन 30 है तो किलोवाट होवर भी लिख सकते हैं, तो 96 किलोवाट होवर। आप यहाँ पे W की जो वैल्यू है वो आप देख पा रहे हो, जो वैल्यू आएगी वो 96 किलोवाट आएगी। अब इसको अपन एक यूनिट की जो कीमत है वो कितनी है 3 रुपये है, तो 3 रुपये से अपन इसको क्या कर देंगे जस्ट मल्टीप्लाई कर देंगे, तो अपनी टोटल कॉस्ट कितनी आएगी RS आपको क्या है 96 इंटू 3, तो इसको अपन 288 यानी इतना रुपये अपने को क्या है आपको पे करना पड़ेगा बिल का। ओके, तो ये अपना पूरा 1 शॉट वीडियो था। सभी बच्चे लाइक और सब्सक्राइब करें अपने चैनल को। बहुत बहुत धन्यवाद।